नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, इससे जुड़े जितने भी तथ्य रहेंगे वो आपके सामने इसी वीडियो में, केवल एक ही सिंगल वीडियो में आपको सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप देखिए इस वीडियो को। अगर अच्छी लगेगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, आपसे पूरी हमारी उम्मीद है, ये छोटा चैनल है, इसमें ग्रोथ कराने में आप जरूर हमारा सहयोग करेंगे। और देवरिया से अगर हमारी वीडियो को आप देखते होंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। बिना देरी किए हुए दोस्तों, आइए चलते पढ़ते हैं आज का विशेष चैप्टर प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, सारी हमने सजा दिया है, लिस्टिंग कर दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में जो है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली आप जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसमें कार्यपालिका का जिसमें कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसमें कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है, जो वास्तविक वास्तविक जो शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारत में संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का पद है सबसे बड़ा राष्ट्रपति का, लेकिन वास्तविक जो पावर वाला पद है, जिसमें पूरी शक्ति है, वो प्रधानमंत्री का है। अब तो हाल ही में लोकसभा का चुनाव होने वाला भी है। आप देख रहे हैं कि कितनी माथापच्ची लगी दिख रही है और बहुत जल्द ही चुनाव हो जाएगा और देखते हैं किसकी सरकार बनती है। ये तो गर्व की बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, यहीं से प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहीं से स्टार्टिंग, यही न्यू है, यही जीरो से कहा जाता है कि स्टार्ट करना, वही जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त। इसको एकदम बारीकी से देखिएगा, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा दोस्त। इसी वीडियो में प्रधानमंत्री से संबंधित जितनी अनसुलझी पहेली है, सारा का सारा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट आपका इसी में हम क्लियर कर देंगे। आराम से हमारे साथ जुड़ करके एक एक आर्टिकलों को बारीकी से ध्यान से सुनते हुए, पैनी निगाह लगाते हुए एक कॉपी और एक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और इसको लिखते भी रहिएगा और हमारे मुख से जो बात निकले उसको भी आप सुनते रहिएगा। तो दोस्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है? तो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्त, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, न कि मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में दिल्ली आसमान का फर्क होता है दोस्त। उसको हम आगे समझाएंगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, इस मंत्रिपरिषद का, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा, इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होता है। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, इसको हम लोग कई तरीके से जानते हैं कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बोलचाल के भाषा में कभी कभी क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, तो उसको भी हम लोग गौर करेंगे और उसको भी देख सकते हैं कि पूछ देता है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, सरकार का भी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। शासन का प्रमुख कौन होता है?
तो शासन का भी प्रमुख कौन होता है दोस्त? तो प्रधानमंत्री होता है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं फैक्ट नंबर पे कि राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेते हैं, भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद 74 कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करते हैं। जो भी आपको निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति, वो मंत्रिमंडल के सलाह पर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति के पास, आपको हम राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ाए थे अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन किसको क्षमादान करेंगे, किसका लघुकरण करेंगे, ये सारी की सारी चीजें मंत्रिपरिषद के इशारे पर काम करते हैं। ये नाम मात्र के केवल है, नाम मात्र के केवल है, सारी जो शक्ति है वो किसमें है, तो मंत्रिपरिषद में है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस शब्द को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं 42वां संविधान पर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आप कहेंगे दोस्त कि ये 42वां संविधान संशोधन जान छोड़ने वाला नहीं है। आप जानते हैं इसको हम मिनी संविधान कहते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, इतना संशोधन हुआ, इतना संशोधन हुआ, हमको नहीं लग रहा है कि भारतीय संविधान का लगभग कोई पार्ट बचा होगा, भाग बचा होगा जिसमें संशोधन न किया गया हो। लगभग भागों में संशोधन हुआ है। तो आप जहां भी देखते हैं 42वां संविधान संशोधन आपको दिखाई दे देता है। और हम भी पढ़ाते हैं तो ये जान लीजिए कि 42वां संविधान की बात आती है तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक चेहरा हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है। तो दोस्त ये रहा क्या बातें लिखी गई हैं, वो आर्टिकल 74 में क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक चीज जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। यानी कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा, मानने के लिए बाध्य है। यहाँ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। पहले ये बात नहीं थी, केवल पहले यही शब्द लिखा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय पर ही, सलाह पर ही काम करेंगे, ये शब्द लिखा गया था आपका संविधान में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति को एक चीज निर्देशित किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह अनिवार्य रूप से, नेसेसरी है, अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस बात को जोड़ा गया है। लेकिन यहीं पे एक संशोधन होता है, और क्या होता है, तो 44वां संशोधन। ध्यान दीजिएगा, जहां इंदिरा गांधी संशोधन की है और लगभग वहीं पे मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये भी पीछा नहीं छोड़े हैं। जहां 42 लगभग जहां 42 की बात आती है वहां 44 की भी बात आती है। तो ये दो संशोधनों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, 42 को 1976 वाला और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 वाला। तो दोस्त 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से क्या बातें जोड़ दी गई, तो इसमें बातें जोड़ी गई हैं कि राष्ट्रपति एक बार ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार से याद आ गया है कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक बार संशोधन किया गया है। हमारे पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके हमारे YouTube चैनल एग्जाम नीति पे, जिसपे आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं, वहां जा करके और जरूर देख लीजिएगा दोस्त। प्रस्तावना बहुत प्यार से पढ़ाए प्रस्तावना को, और हमें उम्मीद है कि वो देखेंगे वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्त उस पर इतने शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है, इतने अच्छे मटेरियल मिले हैं, और आपका पूरा साथ हम देंगे। आपसे वादा किए हैं दोस्त
कि जब तक पॉलिटी पूरी फिनिश नहीं होती है तब तक आपका साथ हम छोड़ने वाले नहीं। पूरे क्रम से एक एक पार्ट को डालते हुए आपके पास पॉलिटी भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर आपके सामने मिल जाएगा और इसी चैनल पे मिलेगा दोस्त। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह को लौटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस चीज को एकदम याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए जो मंत्रिपरिषद सलाह दी है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्त आपको अच्छा लग रहा होगा। इसको जरूर पेन और कॉपी पे अपने नोटबुक पे जरूर इसको सजा करके लिखिएगा दोस्त। जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। लिखने से आपकी मेमोरी शार्प होती है। अगर उस चीज को आप पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ने का यही तरीका है कि जो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उसको तुरंत लिख दीजिए। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तत्काल आपको 40-50 मिनट या अगले 2-3 घंटे तक आपको ये लगता है कि हमको तो सारी चीजें याद हो गई, अब क्या उसमें होने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यूट्यूब से पढ़ा हुआ जब तक आप उसको रिटेन नहीं करेंगे तब तक वो आपके मेमोरी में सेट नहीं हो पाएगा और वो कुछ दिनों के बाद उड़ जाएगा। वही अगर आप रिटेन कर देते हैं तो चूंकि आप कंसंट्रेट होकर के बातों को सुन रहे हैं और उसके बाद आप रिटेन जब करते हैं तो आपका और अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है और आजीवन वो रहता है। तो दोस्त ये जरूर करिएगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और इन सारी बातों को, जो हमारे मुख से भी बातें निकल रही हैं, इसको भी सुन करके वीडियो रोकना पड़े तो रोक करके और उसको अच्छे तरीके से लिखिएगा। दोस्त वादा है कि एक एक आर्टिकल आपके जुबान पे होंगे। ये हमारा पूरा मेहनत और विश्वास कर रहा है कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो समझ लीजिए कि एक एक आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्त ये मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। ये तो रहा ये चीजें। अब आते हैं दोस्त, यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 75, 74 और 75, 74 के बाद 75। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है दोस्त कि प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं कि उनकी नियुक्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, अर्थात ये नियुक्त होते हैं। कौन होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। दूसरा चीज, कौन इनको नियुक्त कर रहा है? तो राष्ट्रपति कर रहा है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ये जरूरी नहीं है दोस्त कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो केवल लोकसभा का ही सदस्य हो। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो बन रहा है वो केवल लोकसभा का सदस्य हो, वह राज्यसभा का भी अगर सदस्य है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वो राज्यसभा का भी सदस्य है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। एक और चीज है दोस्त कि अगर वो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कैसे? आप कहेंगे तो आप क्यों नहीं बन जाते हैं दोस्त? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ना आप बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। लेकिन आगे की कड़ी में क्या कहा जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अगर सदस्य नहीं है तभी भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? तो 6 माह के अंदर दोस्त संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर 6 माह के अंदर आप सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा के ही सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, राज्यसभा के भी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है अगर वो बहुमत सिद्ध करते हैं तो। जैसे राज्यसभा से देख लीजिए,
राज्यसभा से श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, मनमोहन सिंह थे, तमाम लोग राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अगर आप जान लीजिए कि वास्तविक जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो बोलती किससे है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा जो मूल चीजें है उसका, वो लोकसभा का ही सदस्य अगर हो तो यही बेहतर होगा, एक लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हम चुन करके डायरेक्ट बैठा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा हम जब आपको पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाता है, उनके सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। लेकिन वही लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। आप जानते हैं कि हमारे जो इस समय के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बनारस से सांसद है, तो उनको हम लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया है ना, डायरेक्ट वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए लोकसभा से ही अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं ये सही है, ये बेहतर निर्णय है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, लेकिन यही हम लोग समझ लेते हैं कि लोकसभा से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, हालांकि नोट करके यहाँ मैंने लिख दिया है कि प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान मौन है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान हमारा मौन है, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं उनकी योग्यता के संबंधित कहा है। क्योंकि जानते ही हैं कि सदस्यों को जो बहुमत दल का नेता है उसे हम राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो लोकसभा का यदि सदस्य है तो 25 वर्ष उम्र, कितनी वर्ष, 25 वर्ष। हालांकि मैंने लोकसभा में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है कि अगर लोकसभा के सदस्य हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तो ध्यान से समझिएगा ये 25 वर्ष है, और वहीं राज्यसभा से उम्र की बाध्यता कितनी है, तो 30 वर्ष है। आप जानते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये उम्र क्रॉस कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, उन्हें ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान मौन है, इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं अनुच्छेद 75 के तहत ही क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के इशारे पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 75 के तहत ही राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। अब आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि क्या जितने लोगों का नाम भेजेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जितने लोगों का नाम भेजेंगे, क्या उन सारे लोगों को राष्ट्रपति महोदय मंत्री बनाने के लिए बाध्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें प्रधानमंत्री के पास विशेषाधिकार है। जितने लोगों का नाम भेजेंगे राष्ट्रपति के पास मंत्री बनाने के लिए, उन सारे मंत्रियों के नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य है। इस पे कोई पुनर्विचार के लिए वो प्रधानमंत्री के को नहीं लौटाएंगे। ये आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री को इजाजत देता है, यही बात लिखी गई है। अब आपके मन में ख्यालात उत्पन्न हो रहा होगा कि कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। ये बात आप सोच रहे होंगे कि दोस्त कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, कितने लोगों को, तो कुल सदस्यों की, कुल सदस्यों की, कुल सदस्यों की 15%, 15% को मंत्री बनाया जा सकता है। कितना परसेंट, तो 15%। ये ध्यान रखने वाली बात है, कुल सदस्यों का कितना परसेंट मंत्री बनाया जा सकता है, तो 15% मंत्री बनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है उसको राष्ट्रपति महोदय प्रसाद पर्यंत नियुक्ति करते हैं। आप जानते हैं कि संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रसाद पर्यंत करते हैं। यानी कि जब चाहे तब इनको इनके पद से हटा सकते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो भी निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं
वो मंत्रिमंडल के सलाह पर लेते हैं, और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं, यहीं पे हम लोग एक जगह ये सारी चीजें देख लेते हैं कि राष्ट्रपति क्या क्या करते हैं। तो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ मैंने लिख दिया है कि राष्ट्रपति शपथ अनुसूची 3 के तहत दिलाते हैं। और अनुसूची 3 क्या कहती है, ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आप अनुसूची से संबंधित वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे जाइएगा और भारत के संविधान की प्रमुख अनुसूचियां जो है आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जा करके देखिएगा। 12 के 12 अनुसूचियों को मैंने पढ़ा दिया है। तो दोस्त भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वो क्या कहती है, तो तीसरी अनुसूची कहती है कि संवैधानिक पदों पे, यानी कि भारतीय संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, शपथ का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ मंत्रीगण को राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त, उसमें कितने लोगों को छोड़ करके तीसरी जो अनुसूची है, तो 2 लोगों को छोड़ा गया है कि तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग 2 लोग शपथ नहीं लेंगे। कौन कौन वो 2 लोग हैं, तो एक आपका महामहिम राष्ट्रपति महोदय है और दूसरे उपराष्ट्रपति महोदय हैं। राष्ट्रपति महोदय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं। इन 2 लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्ति हैं वो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, शपथ कौन दिलाएगा दोस्त, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। हालांकि जो भी निर्णय रहते हैं वो मंत्रिमंडल के सलाह पर लेते हैं। अपना इस्तीफा किसे देते हैं लोग, तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इन लोगों ने इस्तीफा देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि मंत्री के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है कि मंत्री के प्रकार, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, मंत्री जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि अगर स्तर पूछ देगा कि कितने स्तर है मंत्रियों का, तो 4 स्तर है। 3 ही प्रकार के मंत्री होते हैं, लेकिन स्तर जो है वो 4 प्रकार का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, कौन कौन 3 मंत्री होते हैं, तो पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, कैबिनेट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, कैबिनेट मंत्री। दूसरे जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। कौन से मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री। और तीसरे जो मंत्री होते हैं उप मंत्री। लेकिन अगर हम स्तर की बात करें तो राज्य मंत्री में भी एक दर्जा होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री का। किसका होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री का। तो यही हमने लिख दिया है, लेकिन 4 स्तर होता है, 4 स्तर होता है। चौथा स्तर कौन होता है, तो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का। अब आपको हम वादा किए थे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद ध्यान दीजिएगा दोस्त, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मंत्रिपरिषद क्या हो रहा है और मंत्रिमंडल क्या हो रहा है। ये मंत्रियों के सम्मिलित रूप को, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इन सारे लोगों को एक साथ अगर हम संबोधित करेंगे तो ये मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। यानी कि जिसमें मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी आते हैं, जिनके संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो मंत्रिपरिषद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो मंत्रिपरिषद कहते हैं। लेकिन ये जो कैबिनेट मंत्री आप देख रहे हैं,
कैबिनेट मंत्री, ये सबसे बड़ा पद होता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, यही सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट मंत्री का। हालांकि कैबिनेट शब्द का उपयोग भारतीय संविधान में नहीं है, तो कैबिनेट मंत्रियों का जो दल होता है, केवल उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री नहीं रहेंगे, केवल कैबिनेट मंत्रियों का जो दल होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं दोस्त? मंत्रिमंडल, जिसमें केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं, जिसमें केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं। ये दोस्त रहा प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।